नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम हैं श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में चुनाव की चर्चा चल पड़ी है और इसलिए हमारे आज के खास मेहमान पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे। उम्मीद है आप सभी जरूरी सवालों के जवाब भी देंगे। मेरा पहला सवाल है कि 370 को लेकर आप कितने सीरियस हैं? आप उसकी बहाली के लिए कितने सीरियस हैं? क्योंकि यहाँ एक अब ज़ोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस में थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इसमें कहा कि कुछ पार्टियाँ यहाँ सपना दिखा रही हैं लोगों को, हकीकत से बिल्कुल दूर है बात। एक है पार्लियामेंट का रूट, एक है सुप्रीम कोर्ट का रूट। तो सपना देखना और दिखाना कोई मना नहीं कर सकता, मैं नहीं कर दिखाए देखे, लेकिन हकीकत है आज आर्टिकल 370 को 3 साल 1 महीना हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए हुए लोगों को 3 साल हुए। 3 साल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहली हियरिंग नहीं की। देखिए, पहले तो आज़ाद साहब स्पष्ट करें वो कौन सी पार्टियां हैं जो लोगों को सपना दिखा रहे हैं। हमने लोगों को कोई सपने नहीं दिखाए, हकीकत लोगों को सुनाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि मौजूदा हुकूमत से हम उम्मीद रखते हैं कि हमें 370 वापस मिलेगा। यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि अगर कांग्रेस की भी सरकार बनती है तो उनसे भी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो लड़ने का हमारा बराबर हक है। तो इसलिए आज़ाद साहब से मेरी मोतबाना गुजारिश होगी कि वो इस तरह सबके ऊपर कीचड़ ना उछालें। 3 साल 1 महीने हो चुके हैं, सुनवाई कोई हुई नहीं, आगे भी नहीं दिखाई दे रही कि कोई सुनवाई होने वाली है। कहाँ से फिर आप ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे सुनवाई नहीं होगी। जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं तब से अचानक उन केसों की सुनवाई हो रही है जिनकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। और कब तक मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपेगी? आज नहीं तो कल इस मामले पर सुनवाई होगी। और मैं मान के चलता हूँ कि इस देरी से मेरे हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए। अगर हमारा केस कमज़ोर होता, आप मान के चलते कि मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालती और कोशिश करती कि जल्द से जल्द इसमें सुनवाई शुरू हो। सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई, इससे मैं मान के चलता हूँ कि हमारा पहलू, हमारा मौक़िफ़ जो है उसमें ज़्यादा वज़न है और हुकूमत जो है वो डर रही है। ज़मीनी तौर पर पॉलिटिकली आप इस पर कुछ करने की सोच रहे हैं? कुछ करेंगे? किया पॉलिटिकली भी हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकली आपका मतलब ये है कि हम जाके सड़कों पर एहतजाज करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे, यहाँ के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, यहाँ माहौल बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और माहौल बिगड़ते ही यहाँ लोगों की जो है मुसीबतें बढ़ जाती हैं। वो हमसे नहीं होगा। अगर आप सड़कों पे उतरते हैं तो क्या नौजवान गुमराह हो जाएंगे? बिल्कुल, अगर आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे तो नौजवान गुमराह ही होगा। अगर आप नौजवानों से कहोगे कि आगे निकलो, पत्थर फेंको, आपको 370 वापस मिलेगा, ये वही नौजवान है जिनको इससे पहले कहा गया था कि आप पत्थर फेंको, आपको आज़ादी मिलेगी। नहीं मिली। और मैं ये मान के चलता हूँ ना, आपको पत्थर फेंकने पे आपकी 370 वापसी की कोई उम्मीद ना रखें, आप नहीं मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से हर पार्टी के लिए ये चुनौती रहती है। कुछों के लिए ज़्यादा, कुछ पार्टियों के लिए ज़्यादा। हम 1-2 ऐसी पार्टियां हैं जिनका दोनों तरफ से आज हमला जो है बराबर है। हमें पाकिस्तान वाले तो कभी मानते नहीं थे, आज इस तरफ वाले भी हमें हम पे कोई एहसान लगाए बैठे नहीं हैं। जब आप कहते हैं पाकिस्तान वाले हमें मानते नहीं थे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि उनकी पूरी कोशिश रही कि हमें मिटा दिया जाए। आप देखिए 90 से जब यहाँ बंदूक शुरू हुई, सबसे ज़्यादा अगर किसी एक सियासी पार्टी को उसका निशाना बनाया गया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन आज अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोई कम कोशिश नहीं की हमें मिटाने की। तरीके उनके अलग रहे होंगे लेकिन मकसद उनका वही था। क्या इलेक्शंस को नज़र में रख के ये लोगों को बताया जा रहा है कि 370 वापस आएगा, कि क्या आपको सच में उम्मीद है कि 370 आप वापस लाने में कामयाब होंगे? अब मैं धोखे की सियासत नहीं करता हूँ। हमने कभी लोगों को ये नहीं कहा कि हम जनाब मोदी साहब से ये वापस हासिल करेंगे।
या पार्लियामेंट के रूट से हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब शुरू होगी हम वहाँ से इंसाफ हासिल करेंगे। मुझे बताइए ना, इसमें क्या धोखा है? गुलाम नबी आज़ाद, ये जो एक नए पॉलिटिकल एंट्री हुई है कश्मीर में, वो कहते हैं कि वो डेवलपमेंट के एजेंडा पर चुनाव लड़ेंगे। क्यों कश्मीर की जनता उमर अब्दुल्ला को चुने गुलाम नबी आज़ाद के बनिस्बत? जनाब, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। ये इलेक्शन सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए नहीं होगा। ये इलेक्शन ये साबित करने के लिए होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ गलत हुआ। यहाँ पे डेवलपमेंट एक इशू होगा, लेकिन वो एक बहुत मामूली इशू होगा। ये इलेक्शन सेंटिमेंट पे लड़ा जाएगा। जब बीजेपी वाली 370 पे इलेक्शन लड़ते थे, मंदिर पे इलेक्शन लड़ते थे, शमशान घाट कब्रिस्तान पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो क्या सेंटिमेंट पे नहीं लड़ते? अगर वो सेंटिमेंट पे लड़ सकते तो हम भी सेंटिमेंट पे लड़ सकते हैं ना। हम भी सेंटिमेंट पे लड़ेंगे। हकीकत है, यहाँ इलेक्शन जो है वो सेंटिमेंट पे लड़े जाते पर हैं। हकीकत तो ये भी है कि विकास बहुत ज़रूरी है। मुझे एक हुकूमत दिखाइए ना आप जिन्होंने यहाँ विकास ना लाया हो। तो क्या आप कह रहे हैं कि चूंकि विकास हो चुका है इसलिए अब विकास की यहाँ जरूरत ही नहीं? अब आप मैं पूछ चीजों को मैं पूछ रहा हूँ तोड़ कि मरोड़ क्यों के- आप कौन कहता है ना कि विकास हुआ है पूरा? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि विकास जो है, डेवलपमेंट, वो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए नहीं होगा। मैं यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट समझ चुका हूं, जो मैं अपने साथियों से बातचीत करता रहता हूं। ये इलेक्शन जो है, लोग सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं लड़ेंगे, ये इलेक्शन जो है सेंटिमेंट पे भी लड़ा जाएगा। आपने हाल में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी आपका जो गुपकार अलायंस था जिसके साथ मिलकर आप पिछले चुनाव लड़े थे, आप उनके साथ अब मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात- जबकि आपने ये जो अलायंस बनाया था ये इसलिए बनाया था ताकि आप मिलके धारा 370 पर सामने खड़े हों। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हमारा जो पॉलिटिकल गोल है वो अभी भी है। हाल ही में हमारी एक मीटिंग रही, उसमें यूनानिमसली मेरे साथियों की ये राय रही है कि हमें अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जब फैसला करना होगा, ये फैसला हमारी तंजीम के जो सदर हैं जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, ये फैसला उन पे छोड़ा जाएगा। इलेक्शन का ऐलान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, आपको नहीं लगता कि जो विरोधी दल होंगे या विरोधी ताकतें होंगी वो उसका फ़ायदा उठा सकती हैं? पार्टी ने अपनी राय दी, मेरे साथियों ने, उनका मशवरा है। अब आखिरी फैसला हम अपने सदर पे छोड़ेंगे। मैं इस पे और ज़्यादा कहूँगा नहीं। पीएचडी करते हैं आप, किसानों जैसे आंदोलन से क्यों डरते? तो आपको नहीं लगता कहीं पीएचडी धोखा है लोगों के साथ, कश्मीरी नहीं, कोई जनता के धोखा साथ? नहीं है। कोई धोखा नहीं है ना। अगर मुझे लगता कि हम किसानों की तरह कोई आंदोलन दिल्ली के बाहर कर सकते थे, हम कर लेते। हमारी एक बदकिस्मती ये भी है कि ज्योग्राफिकली हम दिल्ली से कुछ ज़्यादा दूर हैं। हम दिल्ली की सड़कों को बंद नहीं कर सकते जिस तरह किसानों ने बंद किया। अगर मैं यहाँ सड़कें बंद कर लूँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैंने आपसे धारा 370 की बात की शुरुआत में। आप भी मुख्यमंत्री रहे, इसमें मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ वाल्मीकि लोगों से, जिनको 1957 में यहाँ पर लाया गया पंजाब से। उनको आपके यहाँ पर टॉयलेट साफ़ करने के लिए उनको कोई यहाँ पर डोमिसाइल के राइट्स नहीं हैं, असेंबली में वो वोट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे जो पढ़ लिख गए वो यहाँ नौकरी नहीं पाते हैं। उनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, उनके बारे में आपने कभी कोई बड़ा फैसला नहीं किया। कम से कम उनको तो इससे राहत मिलेगी, ये मानते हैं आप? उनको देखिए, उनको राहत मिलेगी, टेम्पररी उनको इसका फ़ायदा मिला, बिल्कुल। लेकिन उनको राहत दिलाने के लिए बाकियों का बेड़ा कर करना क्या ज़रूरी था? क्या हमारे जो हकूक़ थे, क्या हमारे हकूक़ रह नहीं सकते थे उनको हक देने के लिए? पर कोई मिडिल रास्ता आपको नहीं मिला? आपका क्या हक छीना जा रहा है इसमें? सारे हक छीने गए ना। 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर के हकूक़ थे वो सारे छीने गए। आज की डेट में अगर चुनाव की घोषणा होती है तो आपकी पार्टी कितना तैयार है इस ऑनस्लॉट को झेलने के लिए जो बीजेपी पॉलिटिकली रीजनल पार्टीज पे यहाँ पे डालेगा? अब हम तैयार हैं, हम अपनी जगह तैयारी कर गए हैं। वहाँ से ब्यूगल बजेगा, हम मैदान में उतर जाएंगे। जो गुपकार अलायंस है उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मानते हैं कि जो मसले कश्मीर है उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल है। अब अगस्त 5, 2019 हुआ, क्या अभी भी पाकिस्तान का कोई रोल बचता है? क्या जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ नहीं है?
अगर जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ है तो आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान का कोई रोल जम्मू कश्मीर में नहीं है? है, सच्चाई है। इस सच्चाई से इनकार क्यों? पाकिस्तान की बात करें तो अभी जो बाढ़ आई थी वहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, कहा कि उन्हें दुख है और उम्मीद जताई कि वहाँ स्थिति जल्द सामान्य हो। वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर इस्माइल साहब, उन्होंने कहा कि हमें भारत से खाने का सामान, सब्जियाँ वगैरह मंगानी चाहिए। आप इसके हक में हैं? हमारे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ झगड़े हैं, पाकिस्तान की आर्मी के साथ झगड़े हैं, ISI के साथ झगड़े हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी नागरिक के साथ तो हमारा कोई ख़ास झगड़ा है नहीं। अगर इस मुश्किल दौर में हम उनकी मदद कर सकते हैं, मुझे लगता है करना चाहिए। इसमें क्या एतराज़ क्यों? जो डीलिमिटेशन हो रहा है, एक बार फिर राजा के बाद कोशिश है यहाँ पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनाने की, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? अब जमहूरियत में जिसकी जीत उसका फैसला। मैं कैसे कह सकता हूँ ना कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? अगर यहाँ के वोटर उस तरह का फैसला दें और वैसी बात मुमकिन हो जाती है तो हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबर का मौका मिले। यहाँ इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि डिलिमिटेशन कमीशन ने आधा काम बीजेपी का कर लिया है, अब बाकी काम ना हो उसको रोकना तो हमारा एक पॉलिटिकल फाइट है, वो हम करते रहेंगे। जिस तरीके का माहौल बन रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके के घटनाक्रम से आगे कश्मीर में हिंसा बढ़ सकती है या पाकिस्तान का दखल इस मुद्दे पर बढ़ सकता है? ना, मैं नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान इस चीज़ पे दखल दे। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे जब पाकिस्तान का दखल ज़्यादा रहता है तो हम जैसी नेशनल पार्टीज़ हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले फिर हमारे तरफ उंगली उठाते हैं और कहते हैं देखो जी ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़ ये हमारी इंटरनल लड़ाई है, 5 अगस्त 2019 के ख़िलाफ़ ये हमारी इंटरनल लड़ाई है। एक और जो बड़ा मुद्दा है वो मदरसों का है। यूपी में जो मदरसों का सर्वे चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि असद ओवैसी कह रहे हैं कि ये मिनी NRC है। हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की सर्वे हो, ठीक है, कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ मदरसों का सर्वे हो, उससे कम्युनलिज़म की बू जो है वो दिखाई पड़ती है। यूपी की सरकार का कोई भी कदम आप देखें तो उसका सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो कदम उठाया जाता है। जब बुलडोज़र चलते हैं तो मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सर्वे होती है तो सिर्फ मदरसों की सर्वे होती है। जब माइक बंद किए जाते हैं तो सिर्फ मस्जिदों के माइक बंद किए जाते हैं। ये बदकिस्मती से कोई नई बात नहीं है। यूपी की सियासत का एक रुख है ये आजकल। ज्ञानव्यापी मामले में जो फैसला आया है वाराणसी की ज़िला अदालत का, उस पर महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी राय रखी है। आप क्या समझते हैं इस पर? बार बार हम यही देखते हैं कि मुसलमानों के जज्बातों के साथ जो है एक खिलवाड़ की जा रही है, उसको मतलब मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो ज्ञानव्यापी वाला जो मसला है ये भी उसमें एक कदम है। एक मतलब एक अफसोस की बात है और डर भी लगता है, क्योंकि 15% आबादी को अगर इस तरह दबाया जाए, उनको मतलब उनके जज्बात जो हैं उनकी कोई कदर ना हो, तो ये इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जो दौर है ये रैपिड फायर है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, उनके 2 ऑप्शन दूंगा, आप में को एक चुनना है। आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप कह सकते हैं पास। पहला सवाल है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनना हो तो उमर अब्दुल्ला बनेंगे कि फारूक अब्दुल्ला बनेंगे? क्यों, कोई तीसरा नहीं बन सकता? इन दोनों में से बनना हो तो कौन? अगर हम दोनों इलेक्शन ना लड़ें तो हम दोनों में से कोई नहीं बनेगा ना, इसलिए मैंने कहा कोई तीसरा बने वो भी अच्छा है। आपने कहाँ ज़्यादा सीखा, जब आप राज्य के 8वें मुख्यमंत्री थे या जब आप वाजपेयी सरकार में मंत्री थे? ना, जब मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था। गवर्नमेंट केंद्र में मंत्री बने रहना बहुत आसान है,
जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री और वो भी अलायंस में कांग्रेस के साथ, उन हालात में कोई आसान काम नहीं था। ज़िंदगी में शायद मैं इतना नहीं सीखा हूँ जितना मैंने उन 6 सालों में सीखा। तीसरा सवाल है, चुनाव हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बने, कुछ सीटें कम रह जाएं, तो आप किससे लेंगे, पीडीपी से या बीजेपी से? ये ना, बीजेपी को हराने के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा कोई हो जिसके पास इतनी सीटें हों तो ज़रूर उनसे बात करेंगे। लेकिन चलिए, अब आगे क्या, बाकी जवाब तो मैंने दे ही दिया। आपने खुल के पीडीपी नहीं कहा। आप चलिए, पीडीपी। 2 मुख्यमंत्रियों की बात करूं जिनका आपने काम देखा राज्य में, तो उनमें आपको बेहतर काम किसका लगा, महबूबा मुफ्ती या गुलाम नबी आज़ाद? गुलाम नबी आज़ाद। बिना सोचे आपने ये जवाब दे दिया। महबूबा मुफ्ती को वक्त नहीं मिला और ज़्यादातर वक्त उनका या तो बीजेपी के साथ झगड़ने में लगा या फिर 2016 को सुलझाने में लगा। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को ज़्यादा अच्छी चुनौती कौन दे पाएंगे, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? राहुल गांधी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार के बाहर तो उनका कुछ है नहीं। राहुल गांधी तो कम से कम कांग्रेस का फुटप्रिंट जो है वो मुल्क भर है। मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि शायद नीतीश कुमार से ज़्यादा तो अरविंद केजरीवाल मोदी जी को टक्कर देंगे। उमर साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो पिछली बातचीत हुई थी उसके मुकाबले आज कहीं ज़्यादा परिपक्व यानी मैच्योर दिखाई दिए, और एक बात मैंने ये भी देखी कि अब आप सोच के सवालों के जवाब देते हैं। पहले आप शायद थोड़ा इम्पल्सिव थे, वो एक अच्छी बात है। बड़ी लड़ाई के लिए आप तैयार दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।